तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब तक जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में हमने देखा कि हाउ एटीपी एंड एनएडीपीएच इज फॉर्मड। तो डार्क रिएक्शन में हमने पहले ही पढ़ा कि यहाँ पे हम देखेंगे कैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ दैट एटीपी एंड एनएडीपीएच विच इज फॉर्मड इन लाइट रिएक्शन। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम डार्क रिएक्शन की पहले बात करें, इट इज एक्चुअली अ मिसनॉमर, दैट मीन्स इट इज इनएक्यूरेटली नेम्ड। अगर हम इसके नाम से इसकी मीनिंग निकालना चाहेंगे तो वो गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डार्क रिएक्शन, फिर डार्क मतलब है कि ये रात में होती है, ये बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, ये लाइट रिएक्शन के साथ ही होती है। क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं लाइट रिएक्शन में एटीपी एंड एनएडीपी, वही जाके यहाँ पे डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं इनटू ग्लूकोज। ठीक, तो फिर क्यों उसको डार्क रिएक्शन कहा गया? मतलब इट इज जस्ट फॉर कन्वीनियंस, मतलब कैसे स्टूडेंट्स को आसानी से ये याद रहे लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। ठीक, इसके बाद कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल दिया एक साइंटिस्ट ने, जिसका या कैल्विन साइकिल का हम दूसरा नाम C3 साइकिल भी कहते हैं। ठीक, कैल्विन साइकिल को हम C3 साइकिल भी कहते हैं। ठीक, एंड इट वाज गिवन बाय मेल्विन कैल्विन। ये काम कर रहे थे आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड, ये अलगल फोटोसिंथेसिस पे काम कर रहे थे। अलगल फोटोसिंथेसिस, दिस इज PYQ। मेल्विन कैल्विन किस पे काम कर रहे थे? ये काम कर रहे थे इसी पे, अलगल फोटोसिंथेसिस पे। एंड इसने क्या यूज किया? इसने रेडियो एक्टिव कार्बन यूज किया था। तो एक्चुअली ही वॉज द साइंटिस्ट हु एक्चुअली, जिसने एक्चुअली ये फाउंड किया कि हाउ एटीपी एंड एनएडीपीएच हेल्प्स कार्बन डाइऑक्साइड टू रिड्यूस इनटू शुगर। और इसको जो पहला मॉलिक्यूल मिला था मेल्विन कैल्विन को, इसको थ्री कार्बन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिला था, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला था। वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो इसके बाद जो ये C3 साइकिल है, इट ऑकर्स इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स नो मैटर वेदर दे आर C3 और C4। जो ये C3 साइकिल है, इसको होना ही होना है बोथ प्लांट्स में, C3 में भी और C4 प्लांट्स में भी। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे वाई, मतलब व्हाट इज C3 एंड C4 पाथवे, वाई दे आर, वाई इनको हम क्यों कहते हैं, C3 को हम C3 प्लांट्स को हम क्यों कहते हैं C3 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स को हम क्यों कहते हैं C4 प्लांट्स। तो जो C3 प्लांट्स है या C3 पाथवे है, इसमें जो पहला प्राइमरी प्रोडक्ट बनता है, स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, वो बनता है, जो इसने भी देखा था मेल्विन कैल्विन ने, वो बनता है 3PGA, मतलब 3 फॉस्फो ग्लाइसरेट। तो ये जो कंपाउंड था, प्राइमरी स्टेबल कंपाउंड, जो आफ्टर कार्बोक्सिलेशन, आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड, आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड इज इनकॉर्पोरेटेड, तो जो पहला प्रोडक्ट बन रहा था C3 साइकिल में, वो क्या बन रहा था? ये 3PGA, जो क्या है? ये 3 कार्बन कंपाउंड है। दैट इज वाई C3 पाथवे इज कॉल्ड C3 पाथवे और C3 प्लांट्स आर कॉल्ड C3 प्लांट्स। ठीक, इसके बाद अगर हम C4 पाथवे की बात करें, इसमें जो पहला प्राइमरी प्रोडक्ट बनता है, वो बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की अगर हम बात करें, इट इज 4 कार्बन कंपाउंड। ठीक, दैट इज वाई C4 pathway is called C4 pathway और C4 plants। ठीक, C4 plants मतलब क्या होता है? इसमें जो, इनमें जो पहला प्रोडक्ट बनता है आफ्टर कार्बोक्सिलेशन, आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड, दैट इज C4 कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, it is a 4 carbon compound, that is why it is called a C4 pathway। इसको हम दूसरा नाम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं C3 साइकिल को, और C4 पाथवे को दूसरा नाम हैक एंड स्लैश पाथवे भी कहते हैं। ठीक, तो जिन प्लांट्स में C3 साइकिल होगा उनको C3 प्लांट्स कहते हैं, और जिन प्लांट्स में C4 साइकिल होगा उनको C4 प्लांट्स कहते हैं। मगर C4 प्लांट्स में C3 साइकिल भी होता है, ये याद रखना है। ठीक, तो अब हम आगे देखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ डार्क रिएक्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे पहले कैल्विन साइकिल के स्टेप्स पर। कैल्विन साइकिल में हम देखेंगे कैसे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होके फिर रिड्यूस हो जाता है इनटू ट्राइओस फॉस्फेट और ग्लूकोज। ठीक, तो हम आगे देखेंगे।
तो इसके बाद हम देखेंगे कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल का अगर हम पहला स्टेप देखेंगे, या अगर हम इसके सारे स्टेप्स देखेंगे, ये याद कैसे रखने हैं हमें, याद हम रखेंगे ये CRR से, मतलब C फॉर कार्बोक्सिलेशन, पहला सेटअप, और दूसरा सेटअप R फॉर रिडक्शन, और तीसरा सेटअप वो भी R से है, रिजनरेशन। ठीक, मतलब 3 स्टेप्स में कैल्विन साइकिल कंप्लीट होता है, 3 स्टेप्स में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो हम पहला स्टेप देखते हैं, कार्बोक्सिलेशन। ठीक, तो कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड इनकॉर्पोरेट होता है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट से, जो कहाँ होता है, जो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है, ये वाला कंपाउंड राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। और ये क्या बनाता है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ फिक्स करता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ इनकॉर्पोरेट करता है, तो ये क्या बनाता है, जो फर्स्ट प्राइमरी जो फर्स्ट प्राइमरी स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, वो बनाता है 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, 3 phosphoglyceric acid, or we can say glycerate। ठीक, तो ये वाला कंपाउंड बनाता है। इसमें भी साइंटिस्ट्स को बहुत टाइम लगा। दे वर एक्सपेक्टिंग कि जो ये प्राइमरी एक्सेप्टर है यहाँ, ये 2 कार्बन कंपाउंड का होगा, तभी जाके इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड इनकॉर्पोरेट होके 3 कंपाउंड वाला, 3 कार्बन कंपाउंड वाला प्रोडक्ट बनाता है। बट हम पहले देखेंगे कि राइबोलोज क्या है। ठीक, पहले हम राइबोलोज की बात करते हैं। राइबोलोज क्या है, राइबोलोज इज एक्चुअली पेंटोज शुगर, एंड राइबोलोज जो होता है ये 5 कार्बन शुगर होता है, 5 कार्बन कंपाउंड है। ठीक, और ये जो 5 कार्बन कंपाउंड है, और ये फंक्शनल आइसोमर है किसका, राइबोज का, जो आपने सुना ही होगा, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, मतलब वहां पे भी राइबोस होता है मगर डीऑक्सीजनेटेड राइबोस होता है, और राइबोस न्यूक्लिक एसिड जो आरएनए में होता है वो भी राइबोस होता है। ये भी 5 कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन शुगर है। ठीक, तो ये राइबोलोज का राइबोस फंक्शनल आइसोमर है। फंक्शनल आइसोमर किसको हम बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमर आर दोज कंपाउंड्स हैविंग सेम केमिकल फार्मूला बट दे डिफर इन देयर फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड टू देम, मतलब इनकी जो केमिकल फार्मूला है वो सेम होती है, बट जो राइबोस एंड राइबोलोज में फर्क है, अगर हम देखेंगे राइबोस एंड राइबोलोज में जो फर्क होती है, ये भी 5 कार्बन कंपाउंड होता है, मतलब ये भी पेंटोज है, दोनों पेंटोज है। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप इसके साथ अटैच होता है, इट इज हियर द फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन, दैट इज व्हाई इट इज क्लासिफाइड अंडर कीटोसिस। ठीक, और यहाँ पे जो राइबोज होता है, इसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वो होता है एल्डिहाइड, एंड इट इज क्लासिफाइड अंडर अल्डोसिस। ठीक, तो जो ये राइबोज एंड राइबोलोज है, ये बोथ आर पेंटोज शुगर्स, बोथ आर मोनोसैकेराइड यूनिट्स, बोथ आर मोनोसैकेराइड्स, बोथ आर कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक, तो अगर हम पहले राइबोलोज यहाँ पे देखेंगे, पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आखिर में हमें जो ग्लूकोज बनाना है दैट इज एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट, बट मोनोसैकेराइड यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक, तो ये हम देखेंगे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। ठीक, तो हम ये पहले अच्छे से देखेंगे कि ये क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द कंपाउंड्स और सबस्टेंसेस विच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक, और इनकी जो केमिकल फार्मूला होती है वो होती है CnH2O होल रेज़्ड पावर n। ठीक, ये इनकी केमिकल फार्मूला होती है। ठीक, अगर हम कार्बोहाइड्रेट की स्टैंडर्ड डिफिनीशन की बात करें, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन डेरिवेटिव्स, these molecules they yield these molecules on hydrolysis। ठीक, तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट का जो मतलब बेसिक यूनिट होता है, स्मॉलर यूनिट होता है, वो होता है यही मोनोसैकेराइड। ठीक, मोनोसैकेराइड में जो पहला होता है, पहला मोनोसैकेराइड वो होता है 3 कार्बन कंपाउंड का। ठीक, 3 कार्बन कंपाउंड का।
अगर हम इसकी ग्रुपिंग ऐसे करेंगे, अगर हम इनकी ग्रुपिंग करेंगे तो ये हम ऐसे लिखेंगे जैसे हमने देखा। अगर हम यहाँ से लिखेंगे एल्डोजिस, यहाँ से लिखेंगे कीटोजिस, और यहाँ से लिखेंगे नंबर ऑफ, यहाँ पर हम ऊपर थोड़ा लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक, तो एल्डोसिस की अगर हम पहले बात करें, जो स्मॉलेस्ट मोनोसैकेराइड होता है तो वो होता है ग्लाइसरल्डिहाइड। ग्लाइसरल्डिहाइड। कीटोसिस में कौन आता है? वो आता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। और ये किन में आता है? दे आर 3 कार्बन कंपाउंड्स, मतलब इनमें 3 कार्बन होते हैं। C3 ट्रायोसिस में आता है। ठीक, ट्रायोसिस। ठीक, इसके बाद अगर हम देखेंगे, इसके बाद अगर हम देखेंगे इसके बाद आता है एरिथ्रोस। मतलब ये जो ये वाले मोनोसैकेराइड्स होते हैं, ये वाले मोनोसैकेराइड होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, इनमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड होता है। ठीक, और जो ये वाला मोनोसैकेराइड है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन है। ठीक, एरिथ्रोस, तो इसका जो फंक्शनल आइसोमर है वो है एरिथ्रोलोज, एंड दे आर C4, मतलब इनमें जो नंबर ऑफ कार्बन है वो 4 है, ऐसे लिखेंगे। इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन है वो 4 है, और दे आर क्लासिफाइड अंडर टेट्रोसिस। ठीक, इसके बाद आता है पेंटोस शुगर, जो हमने अभी देखा, राइबोज एंड राइबोलोज, दीज आर फंक्शनल आइसोमर टू ईच अदर। ठीक, तो इसमें क्या होता है? इसमें 5 कार्बन होते हैं। ठीक, दे आर क्लासिफाइड अंडर पेंटोसिस। इसके बाद आता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये 6 कार्बन कंपाउंड है। ठीक, हेक्सोसिस में आता है। ठीक, इसके बाद आता है ग्लूकोहेप्टोज और सीडोहेप्टलोज, इसमें आता है। जो ग्लूकोहेप्टोज का फंक्शनल आइसोमर है वो होता है सीडोहेप्टलोज, इसमें 7 कार्बन कंपाउंड होता है। ठीक, तो दे आर ऑल, मतलब ग्लाइसरल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है, एरिथ्रोस का फंक्शनल आइसोमर एरिथ्रोलोज है, राइबोज का फंक्शनल आइसोमर राइबोलोज है, ग्लूकोज का फंक्शनल आइसोमर फ्रक्टोज है, ग्लूकोहेप्टोज का फंक्शनल आइसोमर सीडोहेप्टलोज है। ठीक, तो ये मैंने क्यों पढ़ा है? क्योंकि कैल्विन साइकिल में लगभग ये सब आते हैं, मतलब ग्लाइसरल्डिहाइड भी आता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन भी आता है, राइबोज भी आता है ना, राइबोज नहीं आता, राइबोलोज आता है। ठीक, और ग्लूकोज भी आता है, फ्रक्टोज भी आता है, सीडोहेप्टलोज भी आता है। ये भी इंटरमीडिएट आता है जब रिजनरेशन होती है आरयूबीपी की, मतलब राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट की जब रिजनरेशन होती है तो उस सेटअप में ये वाला कंपाउंड भी आता है। ठीक, सीडोहेप्टलोज भी आता है। ठीक, तो दे आर ऑल मोनोसैकेराइड्स। ठीक, ये आपको पता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, दीज आर मोनोसैकेराइड। इसके बाद अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की और बात करेंगे, मोनोसैकेराइड्स हम किनको कहते हैं? मोनोसैकेराइड्स कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज। ठीक, ये फर्दर ब्रेक नहीं हो सकते। ठीक, ये मतलब इससे आगे नहीं ब्रेक हो सकते। ठीक, अगर हम इसके बाद बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो इनका जो ग्रुप है उनके बाद आता है डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू मोनोसैकेराइड्स, जस्ट लाइक डाइसैकेराइड्स की अगर हम बात करें, इनमें भी 2 ग्रुप्स होते हैं, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक, अगर हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात करें, सुक्रोज विच इज जो डाइसैकेराइड है, इसमें जो मोनोसैकेराइड यूनिट होता है वो होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इज सुक्रोज। इसके बाद अगर हम बात करें माल्टोज की, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दीज आर रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक, और इसके बाद अगर हम लैक्टोज की बात करें, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, दीज आर रिड्यूसिंग शुगर्स, ये आते हैं डाइसैकेराइड्स में। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद शुगर्स, मतलब ये डाइसैकेराइड मीन्स जो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट का बना होता है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद आता है ऑलिगोसैकेराइड, जो मोर देन 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड से बना होता है। इसमें जो एग्जांपल्स आते हैं वो आते हैं स्टाइकियोस, रेफिनोस और वर्बेकोस, ये एग्जांपल है ऑलिगोसैकेराइड की। इसके बाद
आता है इसके बाद जो इसमें जो क्लासिफिकेशन हुई है ऑन द बेसिस ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट इन देम। तो इसके बाद जो आता है, इसके बाद आता है पॉलीसैकेराइड। इसमें जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट इसमें पाए जाते हैं पॉलीसैकेराइड्स में। तो पॉलीसैकेराइड्स में क्या होता है, पॉलीसैकेराइड्स में मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट प्रेजेंट होते हैं। और पॉलीसैकेराइड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड में जो आता है, होमोपॉलीसैकेराइड में जो आता है उसमें आता है जो एक ही मोनोसैकेराइड यूनिट का बना हो, मगर 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट्स इसमें होंगे। जस्ट लाइक glycogen, starch, dextrin, chitin, these all are classified under homopolysaccharides. इसके बाद heteropolysaccharides में आते हैं agar agar, hyaluronic acid, केराटिन सल्फेट्स एटसेट्रा, ये इसी में आते हैं। तो दिस इज एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट जो हमें ज़रूरत है, मतलब वो यहाँ पे हमने पढ़ा। ठीक, तो ये याद रखना।